दृश्य है हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में भारत नेपाल सीमा के दोनों तरफ हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले तराई के उस इलाके का जहां उत्तर भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक थारू जनजाति निवास करती है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में शामिल थारू जनजाति कुछ समय पहले तक सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों में गिनी जाती थी, मगर आज अपने आर्थिक व सामाजिक परिदृश्य में आए बदलाव के कारण जनजातीय विकास के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की सफलता का उदाहरण बन चुकी है। प्राचीन काल से ही घने जंगलों से घिरे तराई के इस इलाके में रहती आई थारू जनजाति भारत नेपाल सीमा के दोनों तरफ फैली हुई है। भारत में ये जनजाति मुख्यतः 5 जिलों उधम सिंह नगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा तथा गोरखपुर में पाई जाती है। इनमें सर्वाधिक थारू आबादी खटीमा नामक ब्लॉक में रहती है, जो अब नवगठित पर्वतीय राज्य उत्तरांचल के उधम सिंह नगर जिले का हिस्सा है। थारू आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा ब्लॉक है पलिया, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच बसा हुआ है। थारू जनजाति इस इलाके में कब और कहां से आई, इस बारे में इतिहास में कोई ठोस और प्रामाणिक जानकारी नहीं है। मानव शास्त्रियों ने इस मुद्दे पर अलग अलग राय व्यक्त की है। कुछ अध्ययनकर्ता इन्हें मंगोलियाई मूल का वंशज मानते हैं, क्योंकि इनके चेहरे मोहरे की विशिष्ट बनावट और कद काठी मंगोलियाई लोगों से बेहद मेल खाती है। दूसरी तरफ ज्यादातर थारुओं का मानना है कि उनके पूर्वज राजस्थान के वे राजपूत योद्धा थे, जो मुगल साम्राज्य से अपने संघर्ष के दौरान तराई के इन जंगलों में आ बसे थे। राणा, कठरिया और डंगूरा नामक 3 उपजातियों में बटे थारू जनजाति के लोग राजपूत वंश से अपने रिश्तों के समर्थन में अपने परंपरागत ढंग से बने मकानों की बनावट, पहनावे और रीति रिवाजों का हवाला देते हैं। हम जो हैं राजस्थान से आए हैं और राजपूत हैं, क्योंकि हमारे पहनावे जो पिछले, अब तो खैर मॉडर्नाइज हो गया, अब तो आधुनिकरण हो गया फैशन का, लेकिन पिछले अगर आज से आप 30 साल या 50 साल बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो आपको यहाँ के पहनावा, यहाँ का रहन सहन सारा जो है राजस्थान से मिलता जुलता है। प्राचीन काल से ही कृषि एवं पशुपालन थारू जनजाति का मुख्य व्यवसाय रहा है। उस जमाने में खाना बदोशों की जिंदगी जीने के आदि थारू इधर उधर बिखरे खेतों में पुरातन तरीके से खेती किया करते थे। उनके लिए खेती का उद्देश्य महज अपने परिवार की गुजर बसर के लिए अनाज उगाना हुआ करता था। परंपरागत ढंग से खेती करने के कारण पैदावार काफी कम थी और थारुओं की ज्यादातर आबादी गरीबी की रेखा से नीचे थी। आज से 20 साल पहले तो ये था, खाद का नाम, खाद डालते ही नहीं थे लोग कभी। हमारे लोगों में एक समुदाय हमारा थारू ही समाज था, तो छिटका खेती करा करते थे। आज इधर बो दिया खेत तो इधर छोड़ बंजर पड़ा है, तो और इधर इस साल इधर बोया तो इस साल इधर बोया, तो उस टाइप से खाने भर को होता था, बाकी मात्र कुछ वो नहीं होता है। आजादी के बाद जब इस इलाके में बाहरी लोगों की आबादी बढ़ी, तो पहले से ही पिछड़ेपन के शिकार थारू और ज्यादा पिछड़ने लगे। बाहरी लोगों द्वारा थारुओं की उपजाऊ भूमि हथियाने और आर्थिक शोषण की घटनाएं सामने आने लगीं। 1967 में भारत सरकार ने इनके विकास की गति तेज करने के लिए इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर दिया।
इसके बाद इनके विकास और कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए गए। थारुओं के इधर उधर बिखरे खेतों को एक साथ करने के लिए चकबंदी कार्यक्रम शुरू किया गया और इलाके में गैर थारुओं द्वारा थारू जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई। लेकिन जनजाति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था इलाके में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना यानी आईटीडीपी की शुरुआत, जिसने थारू जनजाति की काया पलट में उल्लेखनीय योगदान दिया। आईटीडीपी के तहत लागू किए गए कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य था थारू जनजाति की आर्थिक स्थिति मजबूत करना। इसके लिए सबसे ज्यादा जोर कृषि विकास कार्यक्रमों पर दिया गया। 77 में इस परियोजना की स्थापना की गई आईटीडी प्रोजेक्ट। ये देखा गया कि इस सभी विभागों द्वारा इसका विकास नहीं हो पा रहा है, तो एक स्पेशल ट्राइबल प्रोजेक्ट की व्यवस्था की गई जिसका उद्देश्य ये था कि सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पर सर्वे किया गया तो ये देखा गया कि इनके पास लैंड जो ज़मीन खेती है इनके पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने इनको 7 नलकूप राजकीय से लगवाया गया, जिससे इनका पानी की समस्याएं हल हुई। तो फिर पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से लैब टू लैंड का प्रोग्राम कराया गया, जिससे हम लोग इनके गांव में जा करके इनके लाइन से पकड़ के डोरी से इनकी धान की रोपाई कराना शुरू किया, तो जिससे इनका औसत बढ़ता चला गया। आईटीडीपी के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से थारू किसानों को खेती के परंपरागत तरीके छोड़कर आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें उन्नत श्रेणी के बीज, रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के इस्तेमाल की विधियां सिखलाई गईं। साथ ही उन्हें कृषि के आधुनिक यंत्र और उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई गई। इसके साथ ही जो है इनको भ्रमण कराया जाता था। ये जैसे कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है और जो भी हमारे अन्य जगह हैं ये संस्थान, वहाँ इनको विजिट कराया जाता था और वहाँ से इनको नई नई तकनीकी जो कृषि के बारे में इनको, ताकि इनका उत्पादन बढ़े, ये जो इनके पारंपरिक कृषि यंत्र हैं उसके स्थान पर जो आधुनिक यंत्र चल रहे हैं उससे अपना कृषि कार्य करके उसको और प्रोत्साहित करने के ये चला। इसी बीच थारू बाहुल्य गांव में सड़कें, बिजली तथा सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए। 80 के दशक के अंत में इन प्रयासों ने रंग लाना शुरू कर दिया और आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से खेती कर रहे थारू किसानों के खेत पहले के मुकाबले दोगुनी तिगुनी फसल उगाने लगे। इस दौर में कृषि विकास कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले कई थारू किसानों ने आर्थिक समृद्धि की नई मिसाल कायम की। इन्हीं में से एक प्रगतिशील थारू किसान हैं खटीमा ब्लॉक में स्थित गुरखड़ा गांव के निवासी रमेश सिंह राणा, जो आज अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का विषय बन चुके हैं। पक्का मकान, मारुति कार, 2 ट्रैक्टर और डीजल पंप सेट जैसी चीजों के अलावा कृषि के तमाम अत्याधुनिक यंत्रों के मालिक रमेश सिंह राणा आजकल सब्जियों एवं नकदी फसलों के उत्पादन में अग्रणी किसानों में गिने जाते हैं। गेहूं की जो